अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ एक नया नॉवल लेके जिसका नाम है बेकाबू इश्क और इसकी राइटर है हुरैन फातिमा। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। बेबी को आग ने इस शानदार आलीशान से घर को पूरी तरह से अपनी लपेट में ले रखा था। धुएं के बादल बुलंद होते जा रहे थे। हर शय जलकर राख में तब्दील होती जा रही थी। दरवाजे की खिड़कियां सब आग की लपेट में थे। घर के अंदर दाखिल होने का कोई रास्ता भी नहीं था। वो दोनों माँ बेटी चीख चिल्ला रही थी, लोगों को मदद के लिए पुकार रही थी। सब पास खड़े तमाशाई बने खड़े थे। किसी ने भी आगे बढ़कर इन दोनों माँ बेटी की मदद नहीं की थी। आग इस कदर तेज थी कि हर कोई किसी को अपनी जान अजीज थी। कोई भी आगे बढ़कर अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। देखते ही देखते घर मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया था। वो दोनों माँ बेटी जमीन पर ढहसी गई थी। अभी एक माह पहले ही तो दोनों माँ बेटी ने अपने साहिबान का साया सर से उठने का दुख बर्दाश्त किया था, और अब फिर एक और आजमाइश की घड़ी इन दोनों के सामने खड़ी थी। लोग किसी की बेबसी का तमाशा देखते अपने अपने घरों में जा चुके थे। मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर इन्हें अपने घर साथ ले जाना चाहा। जब तक इनका कोई नया ठिकाना नहीं मिल जाता वो दोनों माँ बेटी वहां रुक जाएं। लेकिन उस बुजुर्ग की बीवी ने महंगाई का रोना रोकर इन्हें अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। जब तक अलीशबा बेगम के शौहर जिंदा थे, इनके पास पैसा था, तब तक मोहल्ले की औरतें इनके घर आती जाती थी। लेकिन जैसे ही इनके शौहर की मौत हुई, इनका कारोबार बंद हो गया। इन्हें थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो मोहल्ले के लोगों के साथ साथ इनके अपनों ने भी इनसे मुंह मोड़ लिया। अब भी मोहल्ले के किसी एक फर्द ने भी आगे बढ़कर इनकी मदद नहीं की थी। सच कहते हैं, आज के दौर में अगर आपके पास पैसा है तो आप अमीर हैं, तो लोग आपके साथ हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं तो कोई आपका अपना भी नहीं। आज के दौर में अगर आप अपने रिश्तेदारों के साथ रहना चाहते हैं, लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो आपकी जेब में पैसा लाजमी होना चाहिए। अब जो भी था, इसे ही अपनी माँ को संभालना था। वो आंखों में आई नमी को साफ करती अपनी माँ को कंधे से पकड़कर उठाती, एक आखिरी नजर घर पर डालकर अपनी माँ को लेकर वहां से चल दी। इसे नहीं पता था अब इसकी जिंदगी में आगे क्या मोड़ लेने वाली है। वो लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? आज के दौर में दो अकेली औरतों का भी इस माशरे में रहना मुहाल है। रिश्बा बेगम और इनकी बेटी अरीबा ने इस वक्त थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहन रखी थी, जिसे बेचकर वो एक किराए के छोटे से घर में रह रही थी। घर छोटा और यहाँ बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल घर तो वहां रहने वालों से और लोगों की वजह से होता है, जो अपनी मोहब्बत से घर को घर बनाते हैं। अलिशबा बेगम और अरीबा ने भी यही किया था। इन दोनों ने इस छोटे से 2 कमरों के घर और किचन को बड़ी खूबसूरती से सजा रखा था। अरीबा बेटा, चाय बन गई है क्या? वो जो माजी की तल्ख यादों में गुम थी, अलिशबा बेगम के आवाज देने पर होश की दुनिया में वापस लौटी। हाँ जी प्रीति लेडी, चाय रेडी है, आप बैठे, मैं अभी लेकर आई। इसने चाय कपों में उंडेलते हुए वहीं से हाँक लगाई। अरीबा चाय कपों में डालकर अलिशबा बेगम के कमरे में ले गई। फिर दोनों माँ बेटी चाय पीने के साथ साथ गप्पे हारने में मगन हो गई। सर, हमारे क्लाइंट वेट कर रहे हैं, आपकी मीटिंग थी आज 11 बजे मिस्टर जारून के साथ, और अब 11 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। इसके मैनेजर ने इसे याद दिलवाया। वो जो मोबाइल में मसरूफ सा बैठा हुआ था, अपने मैनेजर की आवाज पर सर उठाकर इसकी तरफ देखा। मिस्टर माजिद, आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं? मिस उस्मा की ड्यूटी है ना ये? इसने एवरेज चुकाकर गुस्से में अपनी सेक्रेटरी से पूछा। सॉरी सर, आप शायद भूल गए हैं, मिस उस्मा की लास्ट वीक से शादी हो चुकी है। आपने इसकी शादी के फंक्शंस भी अटेंड किए थे, और अब वो अपने शोहर के साथ किसी दूसरी सिटी चले गई है, और जाने से पहले उन्होंने आपको इन्फॉर्म भी किया था। इसके मैनेजर माजिद ने इसे याद दिला। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आप ऐसा करें, तरहान को कॉल करके बता दें कि वो सेक्रेटरी का ऐड दे दे, फिर हम न्यू सेक्रेटरी का इंटरव्यू भी कर लें। इसने चलते चलते ही घड़ी पर टाइम देखते हुए अपने मैनेजर को नया हुक्म सादिर किया। ओके सर। वो इतना कहता वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। मामा, शैम्पू, साबुन, किचन का कुछ सामान और घर की कुछ और चीजें भी खत्म है। दुकान का किराया आने में अभी वक्त है। ऐसे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं सोच रही थी क्यों ना कोई जॉब ढूंढना स्टार्ट करूं। इतनी महंगाई है और आमदनी कम है। इसने चाय का सिप लेते हुए अपनी माँ को बताया, और पास पड़ी अखबार उठाकर इसमें से जॉब के एड्स देखने लगी। 2-3 जगह मार करने के बाद वो अपनी माँ को सोचों में डूबा हुआ देखकर वहीं छोड़कर अपने कमरे में चल दी।
वो अच्छी तरह से जानती थी जिस तरह इसके माँ-बाप ने इसे नाज़ों के साथ पाला था, वो कभी भी इसे जॉब करने की परमिशन ना देती। लेकिन वो भी रोज़ाना-रोज़ाना अपनी माँ को चीज़ों के लिए तरसता हुआ नहीं देख सकती थी। इसकी माँ-बाप ने इतनी मेहनत और मोहब्बत के साथ इसे पढ़ाया था, तो अब इसकी पढ़ाई का कुछ फ़ायदा तो इन्हें होना ही चाहिए। इसलिए इसने ठान ली थी, वो कोई ना कोई जॉब ढूँढ कर ही रहेगी। रात ही वो अखबार पर ऐड देखने के बाद हर जगह अप्लाई कर चुकी थी। अब किचन में खड़ी पराठे बना रही थी जब लिशबा बेगम इसका मोबाइल पकड़े किचन में दाखिल हुई। अरीबा बेटा, ये लो तुम्हारा मोबाइल कब से बज रहा है? लिशबा बेगम ने इसका मोबाइल इसे पकड़ाया। मामा मेरे हाथों में आटा लगा हुआ है, आप अटेंड करके मेरे कान को लगाएं। इसने तवे पर पराठा डालते हुए अपनी माँ से कहा। लिशबा बेगम ने कॉल अटेंड करके इसके कान को लगाई और लेकिन दूसरी तरफ की बात सुनकर इसका चेहरा खुशी से दमक उठा। अच्छा ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी, अल्लाह हाफिज। इसने अल्लाह हाफिज कहते ही कॉल कट कर दी। याहू! मामा, मैंने कल जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, मुझे वहां से इंटरव्यू की कॉल आ गई है। 10 बजे मुझे वहां पहुंचना है। इसने बाजुओं से पकड़कर माँ को गोल गोल घुमाते हुए कहा। पागल लड़की, छोड़ो मुझे, पराठा जल गया है। उन्होंने इसके कंधे पर चपत लगाकर आगे बढ़कर बर्नर को बंद किया। बाकी काम मैं देख लेती हूँ, तुम ये नाश्ता पकड़ो और जाकर रेडी हो जाओ। अलिशा बेगम ने इसे एक प्लेट में नाश्ता निकाल कर देते हुए कहा, जिसे वह पकड़कर अपने कमरे में भाग गई। नाश्ता करने के बाद वह डिसेंट सी ड्रेसिंग किए, कंधों पर चादर ओढ़े कब से स्टॉप पर खड़ी किसी रिक्शे का वेट कर रही थी। आखिर आधे घंटे के इंतजार के बाद इसे एक रिक्शा आता हुआ दिखाई दिया। इसे रिक्शे में बैठकर सुकून का सांस लिया, हाथों में की मदद से खुद को हवा देने लगी। 15 मिनट गुजर जाने के बाद इसे अचानक से याद आया कि रिक्शे वाले के साथ इसने किराए की बात तो की ही नहीं। भाई, खानसादा इंडस्ट्रीज तक जाने का कितना लेंगे आप? इसने रिक्शे वाले से पूछा। 300 बाजी, फौरन से जवाब आया। है? इतना किराया भाई? रिक्शे में ले जा रहे हो या जहाज में? इसने गुस्से से पूछा। बाजी, पेट्रोल जहाज से भी ज्यादा महंगा है, जाना है तो जाए वरना उतर जाए। घर से बीवी की बकबक सुनकर आओ और यहाँ लोगों की। रिक्शे वाला भी शायद आज तबाह हुआ था, इसीलिए इसे सुना डाली। इसकी बात सुनकर रिबा का पूरा मुंह खुल गया। क्या मतलब है आपका? मैं बकबक कर रही हूँ, वो कुछ संभलते हुए बोली। रोकें आप अपनी इस फटफटी को, मुझे नहीं जाना आपके साथ। वो रिक्शा रुकवाकर इसके 100 का नोट थमाते हुए जल्दी से उतरकर साइड पर खड़ी हो गई। एक तो वो बिना देखे ही उतर गई थी, ये देखे बगैर ही कि ये एक सुनसान जगह है। दूसरा, अब वहां कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं आ रही थी। वो वहां मौजूद एक पत्थर पर बैठे अपनी फरफर चलती जुबान को कोस रही थी। तभी इसे दूर से आती हुई एक गाड़ी दिखाई दी। दिमाग में कुछ सोचते हुए जल्दी से उठकर सड़क के बीचों बीच पांव पकड़कर बैठ गई और जोर जोर से रोते हुए दर्द की एक्टिंग करने लगी। आह, गिर गई, मर गई, प्लीज कोई है, हेल्प कर दे। कार को अपने पास रुकता देकर इसने दर्द की एक्टिंग करते हुए कहा। एक लड़की को सड़क पर बैठे हुए रोता देखकर यजदान जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और अपनी ग्लासेस उतारकर पॉकेट में रखी। आर यू ओके? इसने थोड़ा लड़की की तरफ झुकते हुए पूछा। नो नो, आई एम नॉट ओके, प्लीज हेल्प मी। मैं गिर गई हूँ और मेरे पाँव में चोट आ गई है, मैं उठकर चल नहीं सकती। अगर आप मुझे अपनी कार में लिफ्ट दे देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। वो आंखों में आंसू लाए हुए बोली थी। यजदान को इसके आंसू और दर्द सब दिखाने लगा था, इसीलिए झट से बोल उठा। मुझे भी एक जरूरी काम से जाना है, अब जरा साइड पर होकर बैठकर रो धो लें। वो दोबारा से सनग्लासेस लगाए बोला और वापस से अपनी कार की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि वो कार का दरवाजा खोलता, इसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। मोबाइल की स्क्रीन पर कॉल करने वाले की शख्सियत का नाम देखकर इसके होंठ खुद ब खुद ही मुस्कुरा उठे। हेलो, भाई की जान कैसी है? भाई की एंजल। इसे मोहब्बत से अपनी बहन का और इसका हाल हवाल पूछा। वो कब से मुंह खोले इस खड़ूस को देख रही थी। जल्दी से गुस्से से उठकर इसकी कार की तरफ बढ़ी, जिसका दरवाजा खुला हुआ था और चाबी भी अंदर ही लगी हुई थी। जन से इसने गाड़ी भगा ले गई। वो जो कार की तरफ पीट किए खड़ा था, गाड़ी के चलने की आवाज पर पीछे मुड़कर देखा और मुंह खोले अपनी कार को वहां से जाते हुए देखने लगा। ओए कार चोर, तुम एक दफा मेरे हफ्ते चलोगे फिर तुम्हें बताऊंगा मैं। वो गुस्से से कार के पीछे भागते हुए बड़बड़ाया। मुझे पहले ही वो लड़की मशकूक लग रही थी, इसीलिए इसकी मदद नहीं की थी, और अब ले गई मेरी गाड़ी। हद है यार, क्या मुल्क में इतनी महंगाई हो गई है जो अब लड़कियां घरों से बाहर चोरी करने के लिए निकल आई हैं। मिस्टर जारून के साथ आज में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, ऊपर से सेक्रेटरी की जॉब के लिए आए हुए लोगों के इंटरव्यू भी लेने थे। आज इतने सारे काम थे मुझे, और ये कारचोर लड़की मेरी कार ही चोरी करके ले गई। आज तक मैंने कामचोर लड़की के बारे में तो सुना था और देखा भी, आज कारचोर भी देख ली। डैम इट। वो पास पड़े कोल्ड ड्रिंक के कैन को ठोकर से दूर उड़ाते हुए बोला था। वाओ, व्हाट अ शॉट।
काश इस बोतल की जगह वो लड़की होती तो मजा ही आ जाता। वो गुस्से से बड़बड़ाया। सर, आपकी तो मिस्टर ज़ारून साहब के साथ आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब है, यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? इसके ऑफिस की वर्कर ने ये जान के गुस्से से घूरने पर जल्दी से अपने अल्फाज दुरुस्त किए। सर, आप मेरे साथ मेरी कार में आ जाए, मैं अभी ऑफिस ही जा रही हूँ। इसकी वर्कर ने खुले दिल से ऑफर की थी। यस श्योर, व्हाई नॉट, गिव मी अ की। यज़दान ने हाथ बढ़ाकर इससे कार की चाबी मांगी, जिसे इसने खुशी-खुशी इसे पकड़ा दी। इसने जल्दी से कार में बैठकर ड्राइविंग सीट संभाली और इससे पहले कि वो लड़की कार में आकर बैठती, वो कार वहां से भगा लिया। वो मुंह खोले कार को दूर जाते हुए देख रही थी। तभी से अपने मोबाइल पर मैसेज की बेल सुनाई दी। अगले 15 मिनट के अंदर तो मुझे ऑफिस में दिखाई दो। चलो सड़ियल। वो अपने सर को कई लकाबात से नवाजी जल्दी से सड़क से आते जाते लोगों से लिफ्ट मांगने लगी। अब इसके सर ने ऑर्डर दिया था, तो मतलब अगले 15 मिनट में उसे ऑफिस पहुंचना था। अल्लाह जी, माफ कर दें, कार चोरी करके आ रही हूँ, लेकिन सच्ची मैं जैसे ही मेरा इंटरव्यू हो जाएगा मैं इसकी कार लौटा दूंगी। वो खानजादा इंडस्ट्री के सामने एक कार रोककर ऊपर आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ाई, फिर चादर सेट करती हुई अंदर दाखिल होगी। रिसेप्शन से ऑफिस का पता मालूम करके वहां आए लोगों के साथ बैठ गई। वो उसे से तनफन करता कार से नीचे उतरा था और मोबाइल पर कुछ टाइप करता जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ा और इस कदर गुस्से में और जल्दी में था कि पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी भी नहीं देख पाया। अंधे बुढ़े, ये क्या किया? शैतान बस पहुंचने ही वाला होगा। एक बूढ़ा आदमी जो कि हाथ में जूस का गिलास पकड़े वहां से जा रहा था, इसके कदम लटखड़ाए और जूस का गिलास सामने से आती ही रिमशा के ऊपर जा गिरा। सॉरी बेटा, माफ कर दे, गलती से हो गया। इस बूढ़े आदमी ने सर झुकाए हुए माफी मांगी और नीचे झुककर फर्श से गिरा हुआ जूस और टूटे हुए कांच के टुकड़े साफ करने लगा। और ये मेरे शूज जो खराब किए हैं, ये कौन साफ करेगा? रिमशा ने जूस गिरे सैंडल वाला पाँव इसके सामने किया। मैं अभी कर देता हूँ साफ। इससे पहले कि वो दोबारा से नीचे झुकते, किसी ने पीछे इन्हें कंधों से थाम कर खड़ा किया। आपको इनके शूज साफ करने की कोई जरूरत नहीं है अंकल, इनके हाथ पांव सलामत हैं, ना तो खुद ही साफ कर लेना। अरीबा जो कब से रिमशा को इस बुजुर्ग के साथ बदतमीजी करते हुए देख रही थी, यही इसकी बर्दाश्त की हद खत्म हुई थी और वो उठकर इस बुजुर्ग के पास गई थी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम, और जानती भी हो मैं कौन हूं? रिमशा तकरीबन गुस्से से चिल्लाने वाले अंदाज में चीखी। हाँ, जानती हूँ। तुम एक इंतहा की बदतमीज लड़की हो, जिसे बड़ों की इज्जत करना बिल्कुल भी नहीं सिखाया गया। वो भी इसी के अंदाज में बोली थी। तुम अपनी बकवास बंद करो, वरना मुझे तुम्हारी जुबान खींचने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। और मेरे जूते तो ये बुढ़ा ही साफ करेगा। इसने अरीबा को कहने के बाद गुस्से से अतीक साहब को घूरा था, जो इसके गुस्से से घूरने पर वापिस से इसके जूते साफ करने के लिए नीचे झुकने लगा था। लगता है ये घर में अपने बूढ़े बाप को भी बुढ़ा बुढ़ा कहकर ही मुखातिब करती है। अरीबा तंजिया लहजे में बोली और अतीक साहब को पकड़कर पास पड़ी चेयर पर बिठाया। अगर इन अंकल की जगह जूस का गिलास तुम्हारे अपने बाबा के हाथों से गिरा होता, तो क्या तुम इनसे भी बदतमीजी करती? इससे भी अपने जूसे साफ करवाती? कम से कम इनके ओहदे का ना सही, इनकी उम्र का ही लिहाज कर लो। इस घटिया लड़की को यहाँ पर किसने बुलाया है, जो आकर मुझे अपना चीप सा भाषण दे रही है? अपनी इतनी तौहीन पर इसने पास खड़े यजदान के वर्कर से पूछा। मैम, ये यहाँ यजदान सर की सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए आई हैं। इस लड़की ने डरते डरते जवाब दिया। ओह, तो सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए आई है ये बहन जी। ये बहन जी तो पक्का फायर होगी। मैं भी देखती हूँ इसे कैसे जॉब मिलती है। रमशा गुस्से से कहते ही यजदान के ऑफिस के अंदर दाखिल हो गई। चले अंकल, मैं आपको आपकी सीट पर छोड़ाती हूँ। अरीबा ने अतीक साहब को बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा और इनकी सीट पर छोड़ते इनके साथ चल दी। लगता है इस लड़की को जॉब प्यारी नहीं थी, जो इस लड़की से पंगा ले बैठी। जसदान सर की कोई नहीं जानने वाली ही थी वो, जो इसके ऑफिस के अंदर बगैर इजाजत के चली गई है। मुझे भी लगता है इसे दूसरों की भलाई करने का कुछ ज्यादा ही भूत सवार है, तो क्यों ना बाहर सड़क पर मौजूद लोगों की भलाई करे। इस तरह ये जॉब मिलने से रही। अलीबा को अपने पीछे से कुछ लोगों की गिचमगोइयां सुनाई दी, लेकिन वो इन्हें इग्नोर करती आगे बढ़ गई। वो चेहरे पर गुस्सा और संजीदगी से जाए ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ था। बहुत सारे लोगों ने दिल ही दिल में इसे खड़ूस जैसे लकबात से नवाजा था। मिस नौशीन, इन सबको बारी बारी अंदर भेज दी जाए और मैं इनके इंटरव्यूज ले लूं, फिर मुझे जल्दी से घर के लिए निकलना है। इसने दरवाजे पर रुककर घड़ी की तरफ देखते नौशीन को हुक्म सादिर किया। जल्दी से जाकर वो अपनी सीट पर बैठ गया। रमशा, तुम यहाँ और अंदर वॉशरूम में क्या कर रही थी?
वो जो इसके ऑफिस में आते ही वॉशरूम में अपना हुलिया दुरुस्त करने गई थी, अपने ही ध्यान में बाहर निकली थी और जब यज़दान की नज़र इस पर पड़ी, तो इसने हैरानगी से पूछा, "मत पूछो यज़दान, पता नहीं तुमने कैसे-कैसे लोगों के इंटरव्यू के लिए बुला रखा है।" वो इसके सामने मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, "आखिर को अरीबा से अपना बदला भी तो लेना था, इसलिए मिर्ची लगाना ज़रूरी समझा। वो तो तुम्हारी मम्मा के बारे में बहुत बुरा-भला कह रही थी। जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की, तो बाहर सब लोगों के सामने मुझे ज़लील किया और जूस का गिलास भी पकड़कर मेरे ऊपर उछाला। अगर तुमने इसे अपनी सेक्रेटरी के तौर पर रख लिया, तो वो तुम्हें भी हर जगह ज़लील करवा देगी। इसलिए उसे बगैर इंटरव्यू लिए ही फायर कर दो।" वो आंखों में मोटे-मोटे आंसू लाते हुए बोली, "मैं भी तो देखूं, किस में इतनी हिम्मत है जो यज़दान खानज़ादा की फैमिली के बारे में इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रही है, जिसने सबके सामने यज़दान खानज़ादा की फ्रेंड की इंसल्ट की। तुम टेंशन ना लो, इधर बैठो, मैं देखता हूँ इसे।" अपना काम हो जाने पर वो होठों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए यज़दान के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। यज़दान ने बारी-बारी सबके इंटरव्यूज लिए और नौशीन को अरीबा को अंदर भेजने को बोला। वो पास पड़ी फाइल पर कुछ देख रहा था, जब इसमें से एक पेपर निकलकर बाहर नीचे फर्श पर गिरा और वो इसे उठाने को नीचे झुका था। "मे आई कम इन सर?" अरीबा ने अंदर आने की इजाजत तलब की। "यस।" इसने वैसे ही नीचे झुके-झुके इसे अंदर आने की इजाजत दी। "ये सर, मेज के नीचे झुके क्या कर रहे हैं? कहीं ये मेज के नीचे से तो इंटरव्यू नहीं ले रहे?" वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई थी। रिमशा ने इसकी तरफ तंजिया मुस्कुराहट लिए देखा था, जबकि अरीबा ने भी इसे हकारत से देखा था। "हाँ तुम ही साहब।" "तुम कार चोर, तुम यहाँ क्या कर रही हो?" रिजवान ने आंखों में गुस्से भरे इसकी तरफ देखा था और फिर इससे पूछा था, "कंजूस मक्खीचूस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?" वो भी इसी के अंदाज में बोली थी। "व्हाट यू मीन? जुबान संभाल कर बात करो। तुम किसी अरे गहरे से नहीं, यजदान खानजादा से बात कर रही हो।" अब की बार वो चेयर को पीछे घसीटते हुए उठकर खड़ा हुआ था। "आप भी जुबान संभाल कर बात करें। आप भी किसी अरे गहरे से बात नहीं करे, बल्कि अरीबा अजीर से बात करे हैं।" वो अपनी चादर को सेट करते हुए बोली। "तुम यहाँ सेक्रेटरी की जॉब के लिए आई हो ना? तुम्हारा क्या यकीन है जो कार चोरी कर सकती है वो कल को मेरा ऑफिस भी बेच खाए? इसलिए यू आर फायर्ड। यू मे गो नाउ।" वो दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला। "मुझे भी अब जैसे कंजूस मक्खीचूस इंसान की सेक्रेटरी बनने का कोई शौक नहीं है। आपका क्या यकीन पूरा मंथ काम करवाने के बाद जब पे देने की बारी है तो मुकर जाए? जो इंसान एक मासूम लड़की को लिफ्ट नहीं दे सकता, वो कल को पे भी क्या देगा? और हाँ, मेरा बस चले तो ऑफिस से पहले आपको ही बेच खाऊं। लेकिन सोचने वाली बात है, आप जैसे कंजूस इंसान को तो कोई फूटी कौड़ी में भी नहीं देगा। जा रही हूं मैं, और मेरी बद्दुआ है आपको कोई सेक्रेटरी नहीं मिलेगी। जो भी मिले आपको बेच खाए। और आपके राइट साइड पर जो बदतमीज चूची बैठी हुई है ना, अल्लाह करे इसके दांत टूट जाए सारे के सारे। व्हाट इज दिस चूची? रिमशा ने यजदान से पूछा। आई डोंट नो। यजदान ने अपने कंधे उचकाए। इस लड़की की जुबान तो इसकी हाइट से भी ज्यादा लंबी है। रिमशा ने गुस्से से कहा, तुमसे तो मेरी हाइट ज्यादा ही है। खुद को कभी शीशे में देखा है? ओ हाँ, शीशा दिखेगा भी कैसे? भुनी को दी जो हो। वो भी कहाँ हिसाब रखने वाली थी, इसलिए सारे हिसाब बराबर कर डाले। ये कब से मेरी इंसल्ट कर रही है और तुम चुपचाप खड़े सुन रहे हो? रिमशा ने गुस्से से यजदान की तरफ देखते हुए कहा, जो चुपचाप सब सुन रहा था। वो जो कब से मुंह खोले इसकी चलती हुई जबान देख रहा था, रिमशा के बुलाने पर होश की दुनिया में वापस आया था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? यू आर फायर, यू मे गो नाउ। यजदान ने एक बार फिर से इसे बाहर की जानिब इशारा करते हुए कहा, फाइल लगे आपको, आपकी इस खूनी दोस्त को। जा रही हूँ। बड़ा आया यजदान कंजूस ज्यादा। वो मुंह के जाविये बनाती आगे बढ़कर इसकी टेबल पर पानी का गिलास उठाकर पीने लगी। और हाँ, मैं इंटरव्यू के बाद आपकी कार वापस करने ही वाली थी। अगर इस वक्त आपने मुझे लिफ्ट दे दी होती तो कार चोरी करने की नौबत ही ना आती। वो पानी का गिलास टेबल पर पटकने के अंदाज में रखते हुए बोली। झूठी। इसकी बातें सुनता यजदान बोला। झूठा। वो भी फौरन से बोली, जाओ। अब की बार रमशा तकरीबन चीखी थी। यू आर हायर, अब कहीं नहीं जा रही। हुदा और माविया जो कब से दरवाजे पर खड़े इन दोनों का झगड़ा देख रहे थे, रिमशा के चिल्लाने पर इसे वहां से भेजने पर फौरन से बोली, मेरा सोना बच्चा यहाँ। यस्तान ने मुस्कुराहट सजाए अपने दोनों बाजू फैलाए और इससे पूछा,
हुदा फौरन से भागकर इसकी बाहों में समा गई। ये यहाँ क्या कर रही है? सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। निमशा इसे वहां देखकर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। हाँ ना भाई, आप मेरी कॉल अटेंड ही नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। वो मुंह के जाविये बनाते हुए बोली। और मेरे सोने बच्चों की ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी जो खुद यहाँ चलकर आना पड़ा? इसने इसके माथे पर भूसा देते हुए पूछा। वो इन दोनों को वहां देखकर अच्छे से जानता था कि इन दोनों को क्या बात करनी होगी, लेकिन फिर भी इसने पूछना जरूरी समझा। भैया, इस चोर ने मेरी सारी चॉकलेट चोरी करके खा ली, ऊपर से मुझे स्नैक्स भी नहीं बना कर दिए। इसने यजदान के सीने पर लगे ही इसे माविया की शिकायत लगा डाली। भैया, ये मुझे कैसे चोर बोल सकती है, जबकि खुद ऊपर से लेकर नीचे तक चोरी किया हुआ सामान पहन रखा है, वो भी कहाँ पीछे रहने वालों में से था। मेरे भैया के पैसे से ही कपड़े आए थे और इसीलिए चोरी नहीं हुई, वो माविया को जुबान चढ़ाते हुए बोली। हाँ तो चॉकलेट्स भी तो भैया के पैसे से ही आई थी ना, और भैया जितने तुम्हारे हैं इससे कहीं ज्यादा मेरे हैं, इसलिए मैंने भी चॉकलेट्स चोरी नहीं की। वो भी इसे जुबान दिखाते हुए बोला। यजदान मुस्कुराते हुए इन दोनों की नोकझोंक एंजॉय कर रहा था, जबकि अरीबा मुंह खोले इसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। कैसे वो थोड़ी देर पहले गुस्से और सड़ियल मुंह लिए इससे बात कर रहा था, और कैसे अब मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर पहले जो गुस्सा इसके चेहरे पर मौजूद था, अब वो कहीं दूर जा सोया था। भैया ज्यादा मेरे हैं, खुदा ने माविया को खींचकर यजदान से दूर करते हुए कहा। नहीं जी, मैं 6 मिनट बड़ा हूं, तो भैया ज्यादा मेरे हुए ना। माविया ने भी इसे बाजू से पकड़कर यजदान से दूर करते हुए कहा। मेरा है ज्यादा। अब की बार हुदा ने इसके बाल हाथों में जकड़ते हुए इसके बाजू पर काट कर कहा। आ चुड़ैल! माविया ने पहले अपने बाजू मसले, फिर इसके बाल भी हाथों में जकड़ लिए। भैया, मुझे दर्द हो रहा है। हुदा ने इसके बाल हाथों में जकड़े ही यस्तान की तरफ देखकर कहा। मुझे भी दर्द हो रहा है भैया, मैं भी कोई पत्थर का नहीं बना। जब हो रहा है तो छोड़ो एक दूसरे को, शैतान मुस्कुराते हुए बोला। नहीं भैया, इसे मैं गंजक करके ही छोड़ूंगी। हर वक्त 6 मिनट बड़े होने का रोब झाड़ता रहता है। मैं भी तुम्हें गंजी कर दूंगा, फिर सब लोग तुम्हें खुदा गंजी कहकर बुलाएंगे, जंगली कहीं के। निमशा दिल ही दिल में गुस्से से बड़बड़ाई और अपना बरस उठाकर कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि अब हुदा के होते हुए इसकी दाल गलने नहीं वाली थी। हुदा जो कह देती थी ये जान वही करता था। गाइस, बस बस, बहुत लड़ लिया। ने आगे बढ़कर इन दोनों को एक दूसरे से अलग किया। इन दोनों के झगड़े में भी एक दूसरे के लिए प्यार ही था। अरीबा ने मोहब्बत से इन दोनों की तरफ देखा। इसे नटखट से वो दोनों बहुत अच्छे लगे थे। भैया, आप इन्हें अपनी सेक्रेटरी की जॉब के लिए हायर कर ले, वो यजान के हाथ थामकर मोहब्बत से बोली। हो गया मेरा सोना, और कुछ? यजान ने माथे से इसके बाल हटाकर वहां बोसा देते हुए कहा, और इस माविया को बोले अभी इसी वक्त मुझसे सॉरी करे। इसे माविया की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा। लेकिन मैं क्यों तुम्हें सॉरी कहूंगा चुड़ैल? माविया ने मुंह बिसोर कर कहा। माविया? यजान ने इसे घूरा। अच्छा सॉरी चुड़ैल। इसे एहसान करने वाले अंदाज में सॉरी किया। मिस चोरनी, मेरा मतलब है मिस अरीबा, अब कल से जॉब पर आ सकती हैं। उदा के घूरने पर वो नर्म लहजे में बोला। चलो बच्चों, घर चले, मिलकर खाना बनाकर खाते हैं। इंसान इन दोनों को बाजुओं के हल्के में लेते हुए कमरे से निकल गया। इनके जाने के बाद वो हुदा को दिल से दुआएं देती हुई खुद भी वहां से चल दी। ऐसे मुंह लटकाए क्यों आ रही हो? क्या हुआ, जॉब नहीं मिली क्या? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी किस्मत में नहीं होगी, फिर मिल जाएगी। इसकी उतरी शक्ल देखकर लिशबा मुस्कुराते हुए बोली थी। मामा, मुझे जॉब मिल गई है। इसने माँ के हाथ पर पानी का गिलास पकड़ाते हुए बताया। ये तो बहुत खुशी की बात है, फिर तुम उदास क्यों हो? लिशबा ने भी इसी की उदासी वजह पूछी। तो इसने सुबह रोड से लेकर ऑफिस में होने वाली तमाम तरवाकियात के बारे में अम्मा को बताया। बहुत बुरी बात है हरीबा, तुम्हें कार चोरी नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाते तो? और बेटा, वैसे भी चोरी तो चोरी ही होती है, और बेशक अनजाने में की गई या जानबूझकर। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। अब जाओ, जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। सॉरी मामा, आइंदा ध्यान रखना। तुम्हारी गलती की वजह से तुम आज इस जॉब से हाथ धोने वाली थी। वो तो भला हो इस बच्ची का जिसकी वजह से तुम्हें ये जॉब मिली। अलिशा बेगम के कहने पर अरीबा के सामने एक बार फिर खुदा का चेहरा लहराया तो वो मुस्कुरा दी। सच में मामा बहुत जितने खड़ूस है, इनके बहन भाई इससे कई गुना ज्यादा क्यूट हैं और अच्छे। इसने मुस्कुराकर माँ को बताया और कमरे में चली गई। वैसे भैया, माविया की बीवी के मजे होंगे, आखिरकार शेफ शौहर जो मिलेगा। खुदा ने बिरयानी के लिए प्याज काटते इसके तेज तेज हाथों को चलते हुए देखकर कहा। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस जान ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई।
मैं कोई मर्जी वाला शेफ नहीं हूँ, जबरदस्ती का बनाया गया शेफ हूँ। वो इन दोनों को घूर कर बोला, जो पास बैठे अंगूर खाते मुस्कुरा रहे थे। आज तक सुना था जबरदस्ती का शौहर बना दिया गया, जबरदस्ती की बीवी बना दी गई है, लेकिन यहाँ तो जबरदस्ती का शेफ ही बना दिया है मुझे। इसने एक प्यास हुदा की तरफ उछाला, जिसे यज़दा ने जल्दी से आगे बढ़कर कैच किया। पास आ जाओ माविया, अगर इसे लग जाती तो। यज़दा ने इसे घूरा, जिसका इसने जरा बराबर असर नहीं लिया। भैया इस मोटी से भी काम करवा लिया करे, हर वक्त बैठकर ठूस ठूस कर मोटी होती जा रही है। कल को इसे दूसरे घर भी जाना है, इतना ज्यादा खा खा कर फैल गई तो कार में भी पूरी नहीं आएगी, और फिर सारी जिंदगी मेरे सीने पर बैठकर मूंग दलेगी। माविया ने अपनी सारी भड़ास इसी पर निकाली। तुम चलो सड़ो, मैं अपने भैया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और मेरे भैया भी मुझे खुद से दूर नहीं भेजेंगे, है ना भैया? इसे यकीन दहानी के लिए यजदान की तरफ देखा, जिसने हाँ में सर हिलाकर इसकी बात की यकीन दहानी की। तो फिर ठीक है, इसके लिए कोई घर जवाई ढूंढ लो, और घर जवाई में ऐसा जिसे खाना बनाना आता हो। मुझसे अब एक और इंसान का खाना बनने से रहा। अगर कल मेरी बीवी भी होगी, मेरे भी 50 बच्चे होंगे, मुझे इन्हें भी टाइम देना होगा। इसने अपनी बात मुकम्मल करके पीछे मुड़कर देखा, जहां वो दोनों मुंह खोले बैठे थे। अब आप दोनों को कौन सा सदमा लग गया है जो यूं मुंह खोले बैठे हैं? माविया ने इन दोनों से मुंह खोलने की वजह पूछी। तुम्हारी 50 बच्चों वाली बात पर हमारे मुंह खुले हैं, ईसा ने जल्दी से बताया। हाँ तो क्या कम है, चलो 60 कर लेते हैं। 30 मैं संभालूंगा, 30 मेरी बीवी होने वाली बीवी। अब ठीक है? बिरयानी को दम देकर इसने इन दोनों के पास जाकर पूछा। माविया सुधर जाओ। ईसा ने इसे घूर कर पूरा, तो वो तीनों ही मुस्कुरा दिए। फिर दोनों ने मिलकर बिरयानी खाई। भैया आइसक्रीम खाने चले? बिरयानी खाने के बाद इन दोनों ने जान से फरमाइश की थी। अभी तो बिरयानी खाई है तुम लोगों ने, इसने मोबाइल पर कुछ टाइप करते हुए कहा। बिरयानी ही खाई है, आइसक्रीम तो नहीं। वैसे वो लड़की ठीक ही कहती है, आप हो ही कंजूस ज्यादा, उधर शरारत से बोली। माविया ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। एक तो तुम लोगों ने इस कारचोर को मेरी ऑफिस में मेरी ही सेक्रेटरी की जॉब दिलवाई, अब इसके कहे गए अल्फाजों से मुझे मुखातिब करके मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इस ने इन दोनों को घूरा। भैया आप बार बार इसे कारचोर तो ना बोले, अगर इस वक्त आपने इसे लिफ्ट दे दी होती तो कार चोरी करने की नौबत ही ना आती। गलती आपकी भी है, खुदा ने भाई को घूरते हुए कहा। तो मेरी बहन हुई है इस चोरनी की? इंसान ने इसकी तरफ मुड़कर पूछा। दोनों की, क्योंकि दुनिया में सब आपस में बहन भाई हैं, इसीलिए मैं अपने होने वाले इनकी बजाय सबकी बहन हूं। और हाँ, मैं बाहर कार में आपका वेट कर रही हूँ, जल्दी आइएगा कंजूस ज़ादे। अपनी बात मुकम्मल करके वो शरारत से उठकर बाहर को भाग गई। लेकिन इसने हमारी मम्मा के बारे में भी बुरा भला कहा था, ये जान ने पीछे से हाँक लगाई। जितनी ज्यादा क्यूट, अच्छी और प्यारी आपकी सेक्रेटरी है ना, वो ऐसा कुछ कह ही नहीं सकती। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। माविया ने भी इसी की साइड ली। मुझे खुद ये बात रिमशा ने बताई है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। यज़दा ने एक बार फिर से बोला था। अगर आपको ये बात रमशा चुड़ैल ने बोली है तो ये बात तो 100% गलत है। रमशा से बड़ी चुगलखोर और झूठी कोई नहीं है। माविया तुम भी? यज़दा ने से घूरा। हाँ मैं भी। अब चले भाई, हुदा हमारा वेट कर रही है। माविया ने हाथ थामकर बाहर को चल दिया। इस कार चोरने की सच्चाई तो मैं इन दोनों के सामने ला कर ही रहूंगा, और फिर इसे धक्के देकर अपने ऑफिस से बाहर निकालूंगा। यज़दा ने दिल में सोचा, और फिर कार का डोर ओपन करके इनके साथ बैठ गया। बताओ कहाँ जाना है? यज़दा ने अपनी दो आफ्तों से पूछा, जो आपस में बहस करने में मसरूफ थी। भैया आपको तो जैसे पता ही नहीं क्या, हमारी फेवरेट आइसक्रीम पार्लर जाना है, वो नाक चढ़ाते हुए बोली। ओके ओके। कुछ ही देर में गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के बाहर जा खड़ी हुई। 3 स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम्स। यज़दा ने वेटर को बुलाकर आइसक्रीम का ऑर्डर दिया, जो खुद मोबाइल पर मसरूफ हो गया। क्या देख रहा है मेरा सोना बच्चा? वो जो कभी तिरछी नजरों से तो कभी उठकर इसके मोबाइल पर झांक रही थी, यज़दान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं देख रही थी कि मेरे हैंडसम भैया किस चुड़ैल से बात कर रहे हैं। वो होंठों पर मुस्कुराहट से जो इसके कंधे पर सर रखकर बोली। तो फिर देख लिया? यज़दान ने इसके बालों में हाथ चलाते हुए पूछा। हाँ जी देख लिया। आप सच्ची में किसी चुड़ैल से ही बात कर रहे हैं, और वो चुड़ैल कोई और नहीं, शमशा है। भैया आपको इस लड़की में ऐसा क्या नजर आता है जो आपने इसे अपनी फ्रेंड बना लिया? मुझे तो वो लड़की जरा भी अच्छी नहीं लगती। अपने कद से ज्यादा इस बोनी के अंदर एटीट्यूड है, और मेकअप
ऐसे करती है लगता है आते वक़्त जैसे मोहल्ले की सारी दीवारों का चूना उतार कर थोप आती है। इसने मुँह बिसोरते हुए अपने भैया को बताया, बुरी बात बच्चा, ऐसे किसी के बारे में नहीं कहते। और तुम क्या एक ही दिन में इस लड़की की ज़ुबान बोलने लग गई हो? जस्ता ने इसे रोका। भैया वो है ही बहुत अच्छी और बातें भी बहुत अच्छी करती है। आई विश वही मेरी भाभी बने। आखिर बात में इसने दिल ही दिल में कही थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये खट्टा मीठा सा नावल हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फी अमानिल्लाह।